हाफ लाइफ क्या होती है रिएक्शन की? देखिए, आपको कोई भी रिएक्शन कराना है तो आप क्या लेंगे, सामग्री लेंगे, मतलब रिएक्टेंट लेंगे और चाहेंगे कि उसकी रिएक्शन हो जाए, फिर कुछ आपका जो है प्रोडक्ट बनेगा। अब जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट बनेगा वैसे वैसे आपका रिएक्टेंट घटेगा भी ना। जब घटता रहेगा घटता रहेगा घटता रहेगा, एक वक्त के बाद वो घटकर आधा ही रह जाएगा जितना आपने शुरू में लिया होगा। वो कितनी देर में आधा हो जाता है आपका रिएक्टेंट, उसी को बोल देते हैं हम हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। और इसको अगर आपको निकालना है ना, तो ये बहुत आसान है। आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ तो पता ही है। ये देखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसी इक्वेशन के अंदर आप ये फाइनल रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट एक बार खत्म होने के बाद, एक वक्त के बाद कितना बच गया, वहां पे आर लिखते हैं हम, ठीक है। मतलब आर की जगह पे वो रख देते हैं हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन। इस जगह पे आपको लिख देना है आर नॉट बाय 2, मतलब कि आधा ही रह गया शुरू के मुकाबले, क्योंकि आर नॉट था शुरू में इतना कॉन्सेंट्रेशन, और आर तक खत्म होने के बाद इतना बच गया है आपके पास सामग्री, कि इतनी रिएक्शन हो चुकी है इतनी देर के अंदर, टाइम टी के अंदर, और इतना बच गया है आर। इसकी जगह पे आप आर नॉट बाय 2 लिख देंगे, क्योंकि आधा बच गया शुरू के मुकाबले। बस उस वक्त जितना भी वक्त घटा है या वक्त गुजरा है, उस चीज को हम बोल देंगे हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। अब इसे रखने के बाद जब इक्वेशन में हम सॉल्व करते हैं तो पता लगता है कि टी हाफ, मतलब कि हाफ लाइफ बराबर ना आर नॉट बाय 2 के। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आ गया आपका, ठीक है। पास से दिखाऊं तो ये रहा, पास से देखिए, टी हाफ बराबर आर नॉट बाय 2 के। कभी भी आपको हाफ लाइफ जाननी हो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, तो आप ये फॉर्मूला लगा दिएगा, मतलब शुरू में आपने कितनी सामग्री ली थी और रेट कांस्टेंट से डिवाइड कर दिएगा हाफ करके, ठीक है, आ जाएगा आपका हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। उसी तरीके से अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखा हो तो उसका हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की तरह नहीं होता, थोड़ा सा अलग होता है। तो उसका इंटीग्रेटेड लॉ ये रहा, ठीक है, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट बाय आर। आर नॉट आपको पता है कि शुरू में जितना कॉन्सेंट्रेशन ली थी आपने रिएक्टेंट की, और आर है कि घटकर कितना बच गया है आपका टाइम गुजर जाने के बाद, टी जितना टाइम, ठीक है, और के आपको पता है रेट कांस्टेंट है। इसमें आर की जगह पर, इस जगह पर आपको क्या लिख देना है, आर नॉट बाय 2 लिख देना है। फिर से क्यों लिख देना है, क्योंकि आधा ही रह गया है। ये हाफ लाइफ का मतलब रिएक्टेंट आधा रह गया शुरू के मुकाबले, तो हमने लिख दिया। देखिए, आर बराबर आर नॉट बाय 2, इसे हम करेंगे पुट इक्वेशन के अंदर, सब सॉल्व करने के बाद हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो ना आर बचा ना आर नॉट बचा, सब चला गया है, ठीक है, सब कट कटा के गायब हो गया है। सिर्फ बचा है आपका हाफ लाइफ बराबर 0.693 अपॉन के। यही आपके हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर के लिए मैंने बता दिया क्या आपका फॉर्मूला है, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी बता दिया क्या फॉर्मूला है। कोई भी क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं, उसके अंदर बता देता है आपका भाई कि ये फर्स्ट ऑर्डर है या जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, इसका रेट कांस्टेंट इतना है, शुरू में इतना रिएक्टेंट था, बाद में घटकर इतना रिएक्टेंट बच गया है, बताओ हाफ लाइफ कितनी है। या फिर उसके अंदर हाफ लाइफ दे देगा, शुरू में जितना रिएक्टेंट था वो दे देगा, बाद में कितना घटकर बच गया उतना रिएक्टेंट दे देगा, हाफ लाइफ ना देकर जो है जितना टाइम गुजर गया वो दे देगा, और पूछ लेगा भाई कि अब आप जो है बता दो कि रेट कांस्टेंट कितना है। उसके लिए आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ से कर लेंगे, ठीक है। हाफ लाइफ के बारे में कभी बात आए तो हाफ लाइफ की जगह पे बस हाफ लाइफ लिख दीजिएगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ में। हाफ लाइफ के लिए आर नॉट बाय 2 लिखते हैं हर जगह पे, वो लिख कर आप जो है सॉल्व कर दिएगा। असल में खाली ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ ही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें हमें थोड़ा सा फायदा हो जाएगा इस वाले इक्वेशन के अंदर, क्यों, क्योंकि इसमें ना तो हमें आर नॉट की जरूरत है ना आर की जरूरत है एक वक्त गुजरने के बाद। बस हाफ लाइफ पता हो तो आप रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, या फिर रेट कांस्टेंट पता हो तो आप हाफ लाइफ भी निकाल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर की। यहाँ कह रहे हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि शुरू में आपने कितने रिएक्टेंट लिया, जबकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंडिपेंडेंट है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि शुरू में कितना रिएक्टेंट था और बाद में कितना रिएक्टेंट हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इंडिपेंडेंट है, उसके था ही नहीं उसके इक्वेशन में कुछ भी। 0.693 अपॉन के यही बराबर होता है आपके हाफ लाइफ के। तो देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत ही आसान से कर लीजिएगा। और यहाँ पे पूरी टेबल दे रखी है, ये सारी जानकारी जो अब तक बताई है इन्होंने वो सारी चीजें समराइज कर दी हैं जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ज्यादा बातें कही नहीं है इन्होंने। ये देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है यहाँ पे, गौर से देखिए इस इक्वेशन को। ये जो रिएक्शन हो रही है ना, ये देखने में तो लग रहा है हमें कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। सेकंड ऑर्डर दिख रहा है ना आपको, इसका आप लिखेंगे अगर रेट लॉ का इक्वेशन तो कैसे लिखेंगे, रेट बराबर के पहले वाले रिएक्टेंट की पावर 1, क्योंकि कोएफिशिएंट इसका 1 ही है, और दूसरे वाले रिएक्टेंट की पावर 1, क्योंकि ये दूसरे वाले का भी कोएफिशिएंट 1 ही है रिएक्टेंट का। तो ऐसे लिख देना चाहिए। पर जवाब ऐसा नहीं है, ठीक है। जब हमने एक्सपेरिमेंट करा थोड़ा सा तो पता चला कि भाई पानी का इससे कोई लेना देना नहीं है। पानी आप चाहे बढ़ा दें चाहे घटा दें,
रिएक्शन का इससे कोई लेना देना नहीं है, उसके रिएक्शन के रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, आप जरा गौर से समझिएगा कि पानी जो है ना एक्सेस में यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ देखिए ये इतना सा है बेचारा, और कम होकर रिएक्शन खत्म होता है तो खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है पूरा। और पानी शुरू में ही बहुत सारा था, और जब रिएक्शन खत्म भी हो गई ना तब भी बहुत सारा, लगभग उतना का उतना ही है। तो मतलब पानी ऐसा हो गया जैसे एक समुंदर के अंदर एक लोटा पानी एक्स्ट्रा डाल दो तब भी समुंदर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर समुंदर की मछलियों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, या फिर समुंदर में से एक लोटा पानी निकाल भी लो तब भी समुंदर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए पानी जो है एक्सेस में है, इसलिए इसको हम रेट लॉ की इक्वेशन के अंदर रखते ही नहीं है, हटा देते हैं। और ऐसी रेट लॉ की इक्वेशन जब हम बनाते हैं ना, तो यहाँ पर एक तरह से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन जाता है ये। पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक्चुअली में तो है नहीं, थोड़ा सा तो सेकंड का भी फर्क पड़ रहा है ना। अगर बिल्कुल ये कम हो गया, दूसरा वाला रिएक्टेंट बिल्कुल इसके कंपैरेटिव में आ गया, तब तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ही कहलाएगा। पर फिलहाल नहीं है, फिलहाल जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है ये, ठीक है। इसलिए इसको हम समझाने के लिए बस कि भाई हमने इसे बना दिया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, था ये सेकंड ऑर्डर, पर हालात का तकाजा कुछ ऐसा है कि इसे फर्स्ट की तरह हमें ट्रीट करना पड़ेगा, तो इसको हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल देते हैं। सूडो का मतलब होता है झूठा, जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, और एक्चुअली में है भी नहीं ऐसा ये। पर हम ऐसा देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट के जरिए कि भाई पानी का कोई दूर दूर तक नाता नहीं है रेट ऑफ द रिएक्शन को लेकर, अभी तो फिलहाल, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में है पानी। वैसे ही कोई और चीज भी अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में हो ना, तो उसको भी हम नहीं लेंगे रेट लॉ की इक्वेशन के अंदर, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में उसका कोई लेना देना नहीं होगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि पानी जो है क्या है, एक्सेस में है, इसलिए इसकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यहाँ पे देखिए कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, नहीं दिखाना आपको इसको। देखिए अगला टॉपिक हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। बोल रहे हैं कि टेम्परेचर का क्या कोई लेना देना होता है रेट ऑफ रिएक्शन पे? क्या स्पीड बढ़ जाएगी रिएक्शन की या कम हो जाएगी रिएक्शन के बदलने से? और होगी तो कैसे होगी? बड़ा ही आसान है। बोलते हैं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, वैसे वैसे स्पीड ऑफ द रिएक्शन बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर घटाएंगे वैसे वैसे स्पीड ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाती है। और एग्जैक्टली काफी हद तक बता दिया है इन्होंने। यहां तक कि एक्सपेरिमेंट करके हमें पता चल गया है कि लगभग लगभग कोई भी रिएक्शन हो, चाहे 10 डिग्री अगर उसको बढ़ा देंगे ना, पहले के टेम्परेचर से इंक्रीज कर देंगे 10 डिग्री, तो जितना पहले था आपका रेट ऑफ रिएक्शन उससे डबल हो जाएगा सीधे। ठीक है, देखिए कितना आसान है। और अगर फिर से आप उसे 10 डिग्री और बढ़ा देते हैं तो उस टाइम के हिसाब से फिर से डबल हो जाएगा उसका, तो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे। वैसे टेम्परेचर जब घटा देंगे 10 डिग्री, मान लीजिए जितना पहले था, मान लो 20 डिग्री पे, उसे 10 डिग्री पे ले आए आप, तो रिएक्शन आधी स्पीड पे होना शुरू हो जाएगी। और 10 डिग्री घटा देंगे तो एक चौथाई रह जाएगी, उसके भी आधी हो जाएगी। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि आपके पास मान लीजिए सेब एक है ना, आपने उसे रूम टेम्परेचर पे रख रखा है, मतलब कि 20 डिग्री सेल्सियस पे मान लीजिए, तो वो सेब आपका ना एक दिन में खराब होता है। तो बताइए अगर आपने उसे फ्रिज में रख दिया, 10 डिग्री टेम्परेचर उसका कम कर दिया है फ्रिज में रख के, मान लीजिए पहले 20 डिग्री पे था, अब हो गया है 10 डिग्री सेल्सियस पे, तो अब कितनी देर में सड़ेगा? अब वही सेब आपका 2 दिन में सड़ेगा एक की बजाय। ठीक है, आधी हो जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन। वैसे ही आपने जो सेब को मान लीजिए कि फ्रीजर से निकाल के फिर फ्रिज से निकाल के फ्रीजर में रख दिया, बोल रहे हैं कि अब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है, फिर 10 डिग्री गिरा दिया आपने, तो अब वो 2 की जगह 4 दिन में खराब होगा सेब, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन और स्लो हो गई। अब सोचिए, आप बोले कि नहीं भाई मुझे ये सेब और लंबा चलाना है, आपके पास दुकान है मान लो सेब की, तो आप जाएंगे कोल्ड स्टोरेज में, वहां पे रख देंगे आप जो है -10 डिग्री सेल्सियस पे, तब आपका जो है वो 4 दिन की बजाय 8 दिन में सड़ेगा, वो 8 दिन तक चल जाएगा आपका सेब। जबकि आप उसे फिर और ज्यादा टेम्परेचर कम पे रखेंगे ना, -20 पे, तो आपका 16 दिन चलेगा, -30 पे रखेंगे तो 32 दिन चलेगा, -40 पे रखेंगे तो 64 दिन चलेगा, और -50 डिग्री पे रखेंगे तो 128 दिन चलेगा। तो इसी का इस्तेमाल करके कोल्ड स्टोरेज का फल जो है पूरे साल बिकता है। ठीक है, पूरे साल तक खराब नहीं होता। और बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिसे कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखी जाती हैं, जो सालों साल चलती रहती हैं। तो देख रहे हैं इसके कितने अच्छे एप्लीकेशन है। कभी भी आपको कोई चीज सड़ने से बचानी हो तो ठंडी जगह पे रख दिए, इसीलिए बोलते हैं कि फ्रिज में रख दो चीजें जल्दी से, वरना खराब हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा एक चीज का जवाब दिए, थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है। ठीक है, आप बताइए अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे था, 30 डिग्री पे अगर आप रखेंगे उसी एप्पल को, तो 30 डिग्री पे क्या होगा? क्या आधे दिन में सड़ जाएगा सेब आपका? तो जवाब है हाँ, हो सकता है आधे दिन में ही सड़ जाए आपका वो सेब। पर सोचिए 40 डिग्री पे रखेंगे तो अब देखिए, अब थोड़ा सा आप सोच रहे होंगे धीरे धीरे मेरे ख्याल से, कि 40 डिग्री पे कुछ ज्यादा ही गर्मी हो जाती है। उतनी गर्मी में आपका जो है ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर हमला कर रहे होते हैं, वो भी अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे होते। तो इसलिए जो है इतने ज्यादा टेम्परेचर पर रखने से भी जल्दी नहीं खराब होगा आपका सेब।
50 पे रख देंगे तो और कम स्पीड से खराब होगा थोड़ा सा, ठीक है। 60 पे रख देंगे फिर तो वो जलने वलने से आ जाएगा, गल जाएगा अंदर से, काफी दूसरी तरह की रिएक्शन शुरू हो जाएंगी फिर उसके अंदर, ठीक है। और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे फिर तो जल ही जाएगा वो, ठीक है। तो हर बार रेट ऑफ रिएक्शन तो चेंज होता है, पर कई बार क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी उसमें लेना देना होता है चीजों का, तो तब भी चीजें खराब नहीं होती हैं। इसलिए दूध के साथ क्या करते हैं हम, पहले तो पैस्चराइज कर देते हैं, लगभग 68 डिग्री या 70 डिग्री सेल्सियस पे पैस्चराइज कर देते हैं। उसके अंदर से जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह, उन्हें मार दिया जाता है। जो बाकी के बच जाते हैं थोड़े ढीठ वाले, वो बच जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद उसका टेम्परेचर कम करके 0 डिग्री सेल्सियस पे या -10 डिग्री सेल्सियस पे करके रखा जाता है दूध को, ताकि वो फिर खराब ना हो। फिर वो चल जाता है आपका 4 दिन 5 दिन चलता है वो दूध की थैली। वैसे अगर नॉर्मल दूध रहेंगे तो सुबह लेंगे और रात तक खराब हो जाएगा आपका दूध। तो उसी चीज को हफ्ते भर चलाने का तरीका क्या है, पहले तो पैस्चराइज कर दो, पूरी तरह से उबाला नहीं जाता उस चीज को, क्योंकि उससे फिर क्या होता है टेस्ट ही बदल जाता है दूध का। इसलिए जो है दूध की कंपनियां उसे उबालती नहीं है, सिर्फ पैस्चराइज कर देती हैं, ताकि अंदर के बैक्टीरिया वगैरह मर जाए। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसे ठंडा करके हर जगह सप्लाई करा दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप भी अगर उसे फ्रिज में रखेंगे तो चलेगा 4 5 दिन।